नमस्कार। एबीडी न्यूज़ चैनल के साक्षात्कार कार्यक्रम में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के सामान्य रोग उपचार विषय पर डॉक्टर सुनील शर्मा के साथ साक्षात्कार आयोजित करेंगे। इससे पहले कि हम साक्षात्कार शुरू करें, पहले एक नज़र डालते हैं डॉक्टर सुनील शर्मा के अब तक के जीवन पर। इनका जन्म श्री रमेश कुमार शर्मा और श्रीमती विमला शर्मा के घर गांव शमशर, डाकघर व तहसील आनी, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में दिनांक 21 फरवरी 1994 को हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा सरस्वती विद्या मंदिर आनी, मैट्रिक तथा 10-2 की शिक्षा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला आनी से पूरी हुई। इन्होंने BA MS की डिग्री राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से की है और वर्तमान समय में इसी महाविद्यालय से MD की डिग्री का अध्ययन कर रहे हैं। नमस्कार। अखंड भारत दर्पण ABD न्यूज़ राष्ट्रीय समाचार पोर्टल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच है डॉक्टर सुनील शर्मा जी और हम इनसे चर्चा करेंगे आयुर्वेद के विषय में और जानेंगे कि कौन सी ऐसी आम बीमारियां हैं और उनका निदान आयुर्वेद द्वारा कैसे किया जा सकता है। अखंड भारत दर्पण ABD न्यूज़ के सभी दर्शकों को डॉक्टर सुनील का प्यार भरा नमस्कार। वर्तमान में मैं MD स्कॉलर हूँ आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में और मैंने अपनी BA MS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी की जो डिग्री है वो भी राजीव गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला से ही पास की है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम 21st सेंचुरी में रहने वाले लोग हैं। भारत हर क्षेत्र में, अभी शिक्षा के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो, निरंतर आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी आज चाहे आप न्यूज़ चैनल की बात ले लीजिए या कोई ऐड की बात ले लीजिए, हमारे पास सबसे ज़्यादा अगर शब्द कोई सुनने में आता है हमारी डे टू डे लाइफ में, वो है आयुर्वेदा। चाहे आप किसी शैम्पू की ऐड ले लीजिए, चाहे स्किन के प्रोडक्ट की ऐड ले लीजिए या कॉस्मेटिक का किसी भी तरह की कोई ऐड है, उसमें आपको आयुर्वेदा का नाम ज़रूर सामने आएगा। लेकिन वास्तव में क्या वो लोग आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या फिर मेयर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आयुर्वेदा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ आयुर्वेदा शब्द ही मालूम है, लेकिन आयुर्वेद कहाँ से पनपा, कहाँ से आया, कितना इफेक्टिव है, कितनी प्राचीन साइंस है, इसके बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी अब कुछ लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए आयुर्वेदा का नाम यूज़ कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं भारत में अगर सबसे पहले कोई साइंस पनपी तो वो थी आयुर्वेदा। आयुर्वेद को हमारे शास्त्रों में अथर्ववेद का एक उपवेद भी माना गया है। इसीलिए आयुर्वेद बहुत हजारों वर्ष पहले की एक साइंस है जो कि आज के दौर में भी सार्थक सिद्ध होती है, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज मॉडर्न साइंस के पास नहीं है, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक जो हमारी एंशिएंट साइंस है वहाँ पे इसका इलाज संभव है। वैसे तो आयुर्वेद में सभी रोगों का निदान, उसकी संप्राप्ति, उसके इलाज के बारे में बताया गया है, लेकिन पर्टिकुलरली फिर भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदा से ही संभव है। फॉरेन कंट्रीज़ में जितना एक्सपोजर आयुर्वेद में आज की डेट में मिला है उतना हमारे इंडिया में नहीं मिला है। नेपाल एक छोटा सा देश जहां की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति, आप सभी दर्शकों को जानकर हैरानी होगी कि आयुर्वेदा है। राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति भारत सरकार आयुष मंत्रालय के अथक प्रयासों के द्वारा आयुर्वेद निरंतर प्रगतिशील है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में आयुर्वेद थोड़ा सा धूमिल होता गया। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे आयुर्वेद भी जिस आयुर्वेद का हम लोग नाम सुना करते थे, जिस आयुर्वेद का वर्णन शास्त्रों में है, जो एक सार्थक भी सिद्ध होता है, वही आयुर्वेद हमें आगे भी देखने को मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आज की डेट में मॉडर्न साइंस में हमें एक वर्ड सुनने में आता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर मीन्स आपके खान पान से संबंधित बीमारियां, जैसे कि आपका मधुमेह, आपका उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, आपका थायराइड, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपकी पाइल्स, आपका ल्यूकोरिया, आपका गैस्ट्राइटिस एक बहुत ही आम समस्या, खट्टे पानी का चलना या बर्निंग सेंसेशन आपकी चेस्ट में, आपके पेशाब में बर्निंग सेंसेशन, इन सभी को अगर आयुर्वेद में नाम दिया गया है तो कहा गया है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, मीन्स खान पान संबंधित रोग। अगर हम बचपन से लेकर के जो हमारा लाइफ साइकिल चलता है, इन खान पान के नियमों का पालन करते हैं, ऋतुचर्या, दिनचर्या, रात्रिचर्या के नियमों का पालन करते हैं, तो हमारा जो एज साइकिल है, जो 100 से लगभग 70-80 तक आ पहुंचा है, वो डेफिनेटली दोबारा से रिटेन हो सकता है। लेकिन आपको अपनी दिनचर्या, ऋतुचर्या और आपकी रात्रिचर्या के नियमों का पालन करना पड़ेगा। इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में आयुर्वेद बताता है जिंदगी जीने के जो नियम है
कैसे आपने जीवन व्यतीत करना है स्वस्थ होकर के या अस्वस्थ होकर के, इसके बारे में अगर कोई साइंस आपको बताती है तो वो है आयुर्वेदा। मीन्स बेसिक जो तौर तरीके हैं कैसे आपने अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना है स्वस्थ तरीके से, वो आपको अगर कोई साइंस बताती है वो है आपकी आयुर्वेदा। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी छोटी मोटी बीमारी से ग्रसित है, तो आयुर्वेद में ऐसी कौन सी बेसिक जो चीज़ें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं और इन बीमारियों से बच सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद में मैंने पहले ही कहा कि आयुर्वेद में वर्णित है आपकी दिनचर्या, आपकी डे टू डे जो आपकी रूटीन है, कब आपने उठना है, कब खाना खाना है, कब आपने सोना है, कब आपने पानी पीना है, कब आपने मीठा खाना है। ये बेसिक जो आपके लाइफस्टाइल के जो तौर तरीके हैं आयुर्वेद में वर्णित है। जैसे कि आयुर्वेद में सबसे पहला जो नियम बताया गया है वो बताया गया सूर्योदय से पहले उठिए, ठीक है। और जो आपका ब्रेकफास्ट है, जो आपका सुबह का पहला खाना है, वो आपका हैवी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा माना गया है कि सुबह उठने से लेकर के लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक जो आपकी जठर की अग्नि है, मीन्स डाइजेस्टिव फायर, जिसने आपके खाने को पचाना है, वो अग्नि प्रज्वलित रहती है। मीन्स सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टेट में अगर वो रहती है लगभग आपके 5-6 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक। तो उस समय पर हमें हैवी मील लेना चाहिए। उसके बाद दिन का खाना आपका ठीक ठाक होना चाहिए, मीन्स न ज़्यादा न कम। लगभग आपका जो लंच है वो रहना चाहिए 12 से 1-1:30 बजे के बीच में, और वो ठीक ठाक होना चाहिए। और लंच के बाद रेस्ट ज़रूर करें थोड़ा सा। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि लंच खाने के बाद इमीडिएटली अपना तौर तरीकों को अपनाना शुरू करते हैं। जैसे कोई खेत का काम करता है, कोई आपकी हैवी एक्सरसाइज करता है, कोई रनिंग करता है। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको अवॉइड करने के लिए कहा गया है। मीन विश्राम, लंच के बाद आपका बेसिक दिन का जो तौर तरीका होना चाहिए वो है विश्राम। और रात को ऐसा माना गया है कि सूरज के अस्त होने के बाद जो आपकी जठर की अग्नि है वो भी मंद पड़ जाती है। मीन्स डाइजेस्टिव फायर जो रहती है, जिस आग ने आपके खाने को पचाना है, जिसको पित्त की संज्ञा दी गई है आयुर्वेद में, जिसको जठर अग्नि कहा गया है, वो मंद पड़ जाती है सूर्यास्त के बाद। इसीलिए रात को लाइट मील लेने के लिए कहा गया है, हल्का खाना, और चंक्रमण जरूर करना है। मीन्स आपने वॉन्डरिंग जरूर करनी है, लगभग 100 कदम से लेकर के 1000 कदम तक खाने के बाद चलना जरूर है। और ऋतुचर्या के नियम, जैसे कि सीजन्स के अकॉर्डिंग खाएं। और हमेशा जब भी कोई सीजन बदलता है, सपोज दैट आजकल कोई ऋतु चल रही है और हम लोग क्या करते हैं, एकदम से नेक्स्ट ऋतु के खान पान के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। देखिए, हमेशा पिछली ऋतु के नियमों को धीरे धीरे छोड़ना है और अगली ऋतु के जो नियम है उनको धीरे धीरे अपनाना है। तो दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या, ये इन तीनों के आपने अगर नियमों का पालन आप लोग भली भांति करते हैं तो आप लोगों की जो एज है, जो 100 ईयर से 80 ईयर्स तक रिटेन हुई है, उसको आप रिटेन कर सकते हैं। दूसरा, आयुर्वेद के 3 बेसिक टूल्स हैं। वो क्या है? आपका आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार मीन्स आपका खान पान। अब जरूरी नहीं कि जो खान पान मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं वो सभी को सूट कर जाए। मीन्स अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग, आयुर्वेद में 3 प्रकृतियां बताई गई हैं, वात, पित्त और कफ, ठीक है। अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको क्या चीज सूट करती है, सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने जो है खान पान करना है। आहार का मतलब ये हो गया। दूसरा, निद्रा। स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट रोग है, क्योंकि जितने भी आपके शारीरिक और मानसिक रोगों के लिए सबसे ज्यादा अगर रिस्पॉन्सिबल कोई चीज है आजकल मॉडर्नाइज्ड इरा में, वो है आपकी स्लीप। अगर आपका स्लीप वेक साइकिल ठीक नहीं है, आप टाइम पे नहीं उठते हो, टाइम पे नहीं सोते हो, तो आप शारीरिक और मानसिक तौर से बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। तीसरा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स डू एंड डोंट्स। क्या चीज़ें आपने करनी है, क्या चीज़ें आपने नहीं करनी है। सपोज दैट हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। डू एंड डोंट्स हैं जो हमें सिखाए जाते हैं। ये आयुर्वेदा के 3 उपस्तंभ माने गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अगर आप लोग इन तीनों का भली भांति पालन करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी एज को भी रिटेन कर पाएंगे और लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ भी ले पाएंगे। क्योंकि आयुर्वेद का एक कथन है, आयुर्वेद ये कहता है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब आयुर्वेद सबसे पहले स्वस्थ व्यक्तियों की चिंता करता है, और बाद में जो लोग रोगी हो गए हैं किसी कारणवश, उनको किस तरह से आइडियल ट्रीटमेंट आपने प्रोवाइड करवानी है, आदर्श चिकित्सा प्रोवाइड करवानी है, ताकि वो लोग आदर्श चिकित्सा पा करके लॉन्ग टर्म तक जो है ठीक रह सके। इसके बारे में हमारा आयुर्वेद बताता है। मतलब इन शॉर्ट, आपके जो जिंदगी जीने के जो नियम है, नियमावली जो बताई गई है आयुर्वेदिक आचार्यों के द्वारा डिफरेंट, वो अगर कोई साइंस आपको बताती है, बेसिक जो साइंस आपको बताती है, वो है हमारा आयुर्वेद। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बोला बात, कफ और पित्त, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देंगे हमें? देखिए, वात, पित्त और कफ, ये तीनों को आयुर्वेद में दोषों की संज्ञा दी गई है। वात मीन्स, अगर मैं आपको आम भाषा में समझाऊं, वात मीन्स हम लोग खाना खाते हैं,
तो जब हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो हमारी प्राण वायु है वो सहयोग करती है। छींकने में जो हमारी प्राण वायु, जिसको आजकल की डेट में हम ऑक्सीजन का नाम देते हैं, जो हमारे आसपास रहती है, जिसको हम सांस लेने में जो हमारी मदद करती है, उसको वात की संज्ञा दी गई। मीन्स वायु, हम चल रहे हैं उसमें क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? वायु। हम छींक रहे हैं उसके लिए क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है? आपकी वायु। ठीक है। पित्त मीन्स हमारे पेट में रहने वाली एक अग्नि जिसने खाने को पचाना है, उसको पित्त की संज्ञा दी गई है। और कफ, कफ मीन्स हमारी जो संधियों में जो रहने वाला लश्चर के लिए जो मेंटेनेंस के लिए जो चीज़ रहती है, हमारी बॉडी का जो लश्चर जिस चीज़ वजह से मेंटेन रहता है, या फिर हम कफ, यूजुअली जिस कफ की हम बात करते हैं वो भी कफ का ही एक भेद है, लेकिन हमारी संधियों में, हमारी हड्डियों में, हमारे लश्चर को मेंटेन करने के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है उसे कफ की संज्ञा देगी। इन तीनों दोषों में, वात, पित्त और कफ में जब तक बैलेंस मेंटेन रहता है, जब तक ये साम्य अवस्था में रहती है, समावस्था में रहती है, तब तक इंसान स्वस्थ रहता है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। अगर किसी कारणवश बाहर के किसी हेतु या फिर हमने अपनी नियमावली का पालन नहीं किया, दिनचर्या के नियमों का पालन नहीं किया, बाहरी निदानों का हमने सेवन किया जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल इन फ्यूचर आपके हो सकते हैं, उनको ऐसे खान पान का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली हम बीमार पड़ेंगे। इन तीनों में बैलेंस बिगड़ेगा और हम लोग बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने बेसिकली करना क्या है? अपने आप को एनालाइज करना है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है। कुछ दिनों के लिए अपने आप को एनालाइज करिए कि देखिए हमारी प्रकृति बेसिकली है क्या। प्रकृति परीक्षण आयुर्वेद में बताया गया है कि डेफिनेटली आप एक व्यक्ति की प्रकृति के बारे में जानिए और उसके अकॉर्डिंग उसको डिफरेंट खान पान के बारे में बताइए। वैसे ही उसको मेडिसिन लेनी है, वैसा ही उसको खान पान लेना है, वैसा ही उसको रहन सहन रखना है। तो इसको कहा गया प्रकृति परीक्षण, जो कि आप तीनों दोषों के बारे में जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आयुर्वेद की। बेसिकली ये तीन दोष जब तक आपकी बैलेंस स्टेट में है तब तक स्वस्थ है। इन तीनों में अगर आप इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे या किसी कारणवश इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तो आप लोगों ने बीमार होना ही होना है। जैसे कि हम जानते हैं ना, आजकल हर जो तीसरा इंसान है उसको डायबिटिक, एक जो ये बीमारी है ये हो रही है। इसका क्या कारण है और यहाँ पे जो लोकल तौर पे इसका क्या इलाज हो सकता है? देखिए, डायबिटिक भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का हिस्सा है। देखिए, आप लोग अगर नोटिस करेंगे 1947 जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, हम लोग शुगर की प्योरेस्ट फॉर्म खाते थे, गन्ने से बनी हुई प्योरेस्ट फॉर्म गुड़ खाते थे, जिसको यूजुअली खाने के बाद, अगर आप लोग आज भी पुराने जो ज़माने के लोग हैं खाने के बाद यूज़ करते हैं, क्योंकि बेस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम को वो मेंटेन रखता है। मतलब बेस्ट आपका एपेटाइजर भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मेंटेन करता है। तो जब से हमने शुगर की इम्प्योर फॉर्म खाना शुरू किया, मीन चीनी के क्रिस्टल्स को लेना शुरू किया, जो कि आपकी शुगर की इम्प्योरेस्ट फॉर्म है, तब से पहले डायबिटिक रेट बढ़ा। और दूसरा, हमारे तौर तरीके बदले, हमारी दिनचर्या के नियमों को जब हमने अपनाना छोड़ा, ऋतुचर्या के नियमों को अपनाना छोड़ा, तब से परे, तब से लेकर के अभी तक जो है हमारा जो डायबिटिक रेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन देखिए, सबसे पहले डायबिटिक के लिए पेशेंट को हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं निदान परिवर्जन। मीन्स आपने उन हेतुओं को छोड़ना है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हुआ है। वो रहता है आपका, चाहे वो नया अनाज हो, चाहे वो आपको दूध से बनी हुई चीज़ें हो, कोई मीठी चीज़ें हो, जैसे कि आपकी शुगर कंटेंट है उसको लीस्ट लीजिए, या कोई स्पेसिफिक फ्रूट हो जिसके खाने की वजह से आपका शुगर लेवल बढ़ता है, चाहे वो आपके राइस हो या फिर नया कोई अनाज हो या फिर पनीर हो। मतलब इस तरह की चीज़ों को हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं जब इस एरिया में आया अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो मैंने पाया कि हमारे क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधियों का एक खजाना है, लेकिन वो गर्त में छुपा है। अगर हम चाहें तो काफ़ी अपने लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर जिसको मैं कहूँगा, देखिए पेशेंट दो तरह के होते हैं, एक एक्यूट एक क्रॉनिक। पहले आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है। एक्यूट पेशेंट वो होता है जिसको अभी कुछ हफ्ते, कुछ महीने हुए, लेकिन क्रॉनिक पेशेंट जो ऑलरेडी आपकी मॉडर्न मेडिसिन पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये मेडिसिन काम नहीं करती है। ठीक है, एक्यूट पेशेंट है जो अभी अभी पेशेंट बना है, उसको मेंटेन कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मैंने जो सबसे पहला जो यहाँ पे अपने एरिया में प्लांट पाया वो है आपका कड़ी पत्ता, जिसको मीठा नीम भी कहा जाता है आम भाषा में। ठीक है, हमारे यहाँ पे देखिए नेचर की एक खासियत है। देखिए, हमारे यहाँ पे नीम नहीं होता। नीम आपके जितने भी आपके ग्राउंड एरियाज हैं वहाँ पे होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे उसका एक अल्टरनेटिव दे दिया, वो है आपका मीठा नीम, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता नेचुरल तरीके से इंसुलिन की सिक्रेशन को बढ़ाता है, जो आपकी पेनक्रियाज से निकलता है। वो कैसे? देखिए, यूज़ कैसे करना है। डायबिटिक पेशेंट ने 3-4 कड़ी पत्ते ले मॉर्निंग टाइम में और एम्प्टी स्टमक, खाली पेट उनको चबाएं। वैसे ही आपने इवनिंग टाइम में भी करना है। और दूसरी चीज़ है मेथी। मेथी भी आपकी नेचुरल तरीके से इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ाती है। रात को 1 चम्मच पानी में आप लोग मेथी डाल दीजिए, सुबह खाली पेट उसका सेवन कीजिए, मेथी वाला पानी भी, और उसके जो बीज हैं, सीड्स हैं, उनको भी चबाइए।
तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है एलोवेरा, जिसको आम भाषा में कहा गया है कुंवारपाठा। उसकी जेली आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम, जो शुगर के मरीज़ हैं उनके ऊपर ट्रायल भी किया जा चुका है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। चौथी जो चीज़ है वो है आपका लेडी फिंगर, भिंडी, एक कॉमन सी सब्जी जो सभी खाते हैं, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है ये बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए करना क्या है, बेसिकली आपने क्या करना है, एक नेचुरल भिंडी जो आपके खेतों में लगती है, 3-4 आप लेडी फिंगर लीजिए, उसको काटिए, फ्रेश भिंडी को पानी में डाल दीजिए उसके टुकड़े, ठीक है, बराबर उसको काटिए इक्वल पार्ट्स में, उसके बाद पानी में डाल दीजिए 1 गिलास, सुबह छान करके उसका पानी आपने एम्प्टी स्टमक लेना है। तो ये भी एक डायबिटिक रेट को कम करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एक प्लांट है। इसके अलावा जैसे कि आपके कुछ प्लांट्स रहते हैं जो बहुत इफेक्टिव, वो आपका करेला। ये करेला जो है, पहले ही आपको पता है करेला बहुत ज़्यादा बिटर टेस्ट करता है, तो करेले का जूस अगर आप लोग रेगुलरली लेते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है डायबिटिक पेशेंट में। तो इन चीज़ों का अगर प्राइमरी लेवल पर अगर आप करना चाहें मेंटेन, तो हम लोग शुगर लेवल को यहाँ, या जो डायबिटिक रेट जो हमारा बड़ा है, जो एक्यूट पेशेंट है, उनके ऊपर हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि एक और आम बीमारी गैस्ट्राइटिस, और जिसको अम्लपित्त और खट्टे पानी के डकार जैसी, इस बीमारी का क्या इलाज किया जा सकता है आयुर्वेद में? देखिए गैस्ट्राइटिस बेसिकली आम बीमारियों का घर है। हमेशा कोई भी बीमारी जब शुरू होती है तो इंसान को गैस्ट्राइटिस ही होती है, मतलब खट्टे पानी का चलना, बर्निंग सेंसेशन आपकी चेस्ट में, जो आपकी एसिड की सिक्रेशन है उसका नॉर्मल से ज़्यादा रहना, मीन्स आपकी बॉडी में एसिड का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना। ये बेसिकली आम बीमारियों का घर है, मतलब एक पावर हाउस है, यहीं से सारी बीमारियों की जनरेशन होती है, इसे अम्लपित्त भी कहा गया है। इस बीमारी के लिए लोग क्या करते हैं, आजकल एंटासिड लेते हैं इमीडिएट रिलीफ के लिए, या फिर क्या करते हैं आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो कि आपकी मॉडर्न साइंस में चलती है, लेकिन इसका जो इलाज है वो इसके निदान में ही छिपा हुआ है। बेसिकली अगर हम लोग चाहें इस बीमारी को पर्टिकुलरली, तो अपने घर के लेवल पर ही ठीक कर सकते हैं। देखिए कैसे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घर में हम लोग यूजुअली लेते हैं, चाहे वो शौकिया तौर पर हो या फिर जब भी हमारे घर में कोई गेस्ट आता है उसको भी ऑफर करते हैं, वो है हमारी चाय, कॉफ़ी, और आपका तीसरी चीज़ है ऑयली खाना, खासकर विशेषकर रिफाइंड ऑयल में बना हुआ खाना। ये तीनों चीज़ें अगर आप लोग अवॉइड करते हैं, दूध में बनी हुई चाय या फिर कॉफ़ी या फिर रिफाइंड ऑयल पर्टिकुलरली, क्योंकि रिफाइंड ऑयल क्या करता है, आपकी जो खून पहुँचाने वाली जो नालियाँ हैं, जो नसें हैं, उनको ब्लॉक करता है, हार्ट अटैक, बीपी के चांसेस को तो बढ़ाता ही है, साथ में ये भी एक इम्प्योरेस्ट फॉर्म रहती है आपकी ऑयल की। वैसे भी हमारे आयुर्वेद में रिफाइंड ऑयल का कोई यूज़ नहीं बताया गया, हमारे आयुर्वेद में सबसे श्रेष्ठतम जो तेल बताया गया वो है तिल का तेल। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए पर्टिकुलरली तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ बताया गया, और खाने के लिए तिल के तेल की एब्सेंस में सरसों के तेल को ही श्रेष्ठ बताया गया। इसीलिए सबसे पहले तो दूध में बनी हुई चाय, कॉफ़ी, और साथ में आपका मैदा, और साथ में आपका जो रिफाइंड ऑयल में बने हुए खाने को अगर आप लोग अवॉइड करते हैं तो आपको ये गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारी नहीं होगी। इसके लिए करें क्या, इससे बचाव के लिए क्या करें, मुनक्के का सेवन करें जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, मुनक्का गैस्ट्राइटिस को काफ़ी हद तक कम करता है। इसके अलावा देखिए सौंफ हमारे यहाँ पे आती है, सौंफ को रात को आप पानी में डाल दीजिए, सुबह उसको खाली पेट लीजिए, तो ये भी काफ़ी हद तक आपके अम्लपित्त को कम करता है। बेसिकली ये एक डाइटरी जो आपका शेड्यूल में जब आपका थोड़ा सा बदलाव आता है, उसकी वजह से जो है बीमारियां होती हैं। तो बेसिकली करना क्या है, अपनी डाइट को चेंज करना। जो हम यूजुअली आजकल जो टी कॉफ़ी का जो सेवन हमारे आज का प्रचलन में बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको हमने अवॉइड करना है, तो आप ये गैस्ट्रिक जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। और कुछ आम बीमारियां जैसे लिकोरिया और कोलेस्ट्रॉल, इनका निदान आयुर्वेद द्वारा कैसे किया जा सकता है, कैसे इनसे बचा जा सकता है? देखिए ये भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का एक हिस्सा है। लिकोरिया मतलब सफ़ेद पानी का चलना, जिसे श्वेत प्रदर भी कहा गया है आयुर्वेद, मीन्स ये एक ऐसी महामारी का स्वरूप है जिसने महिलाओं को बहुत ज़्यादा वीकनेस पर डाल दी। महिलाओं को मतलब बहुत ज़्यादा इससे बचाव करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत तौर से जितना भी आप लोग अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं उतना मेंटेन कीजिए। और एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर का जो इनटेक है वो बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा अगर टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से बाहर निकालता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो है आपका पानी। जितना आप पानी का इनटेक करेंगे, तो चाहे वो आपके स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू हो, चाहे आपके यूरिनेशन के थ्रू हो, आपका टॉक्सिन्स बाहर आएंगे अगर आप लोग पानी का इनटेक बढ़ाएंगे। दूसरा, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कीजिए। तीसरा, जंक फूड से बचिए, क्योंकि जंक फूड चाहे वो आपका मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं,
चाहे वो आपकी MSG जो आपकी चाउमीन मोमोज आजकल आप बहुत ज़्यादा प्रचलन देखते हैं, चाइनीज़ फूड का, वेस्टर्न कल्चर को हमने अपनाना शुरू कर दिया है। तो आजकल आप एक और दिक्कत देखते होंगे कि लड़कियों के जो पेट में अर्ली एज में हार्मोनल का इम्बैलेंस होने के बावजूद उनके पेट में सिस्ट बन रहे हैं, या फिर उनको जो मासिक धर्म है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें जो है उनमें जो है थोड़ी बहुत अनियमितता का जो है पाया जाना बहुत अधिक मात्रा में देखा गया। तो बेसिकली जंक फूड से बचिए, नेचुरल खान पान को आप लोग प्रमोट कीजिए, पानी का इंटेक बढ़ाइए और इन चीज़ों को कम कीजिए। क्योंकि इसमें क्या पड़ा होता है, बेसिकली एक चीज़ पड़ी होती है MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो इनडाइजेस्टेबल है, जो आपकी जो किडनियाँ हैं वो बेसिकली उसको ना तो फिल्टर कर पाती है, ना ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको वर्क कर पाता है। तो बेसिकली क्या करना है, ये जो PCOD है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, चाहे आपका सिस्ट बनना है या हार्मोनल इम्बैलेंस होना है, इसका मेन कारण ये जंक फूड से बचिए। और लिकोरिया के लिए बेस्ट क्या है, आपके घर में आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ वाली हमारी रसोई में चीज़ें हो, जैसे कि मेथी। क्या करना है, देखिए मेथी आप क्या कीजिए, 2-4 चम्मच मेथी लीजिए, उसको गर्म पानी में उबालिए, उसके बाद उसको ठंडा होने दीजिए, मतलब रूम टेम्परेचर तक उसको ठंडा होने दीजिए जितना आप लोग सह सकते हैं, और प्रॉपरली एक स्पंज के साथ या साफ कपड़े के साथ उस एरिया की सफाई कीजिए हफ्ते में 2 से 3 बार, ठीक है। या फिर फिटकरी वाला पानी, फिटकरी का पाउडर लीजिए, उसको बॉयल कीजिए पानी में, और उस पानी से अपने प्राइवेट पार्ट्स की सफाई कीजिए, ताकि आपको ये लिकोरिया जैसी महामारी से आपका बचाव हो सके। क्योंकि लिकोरिया बेसिकली महिलाओं को बहुत ज़्यादा वीक करेगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बहुत ज़्यादा भयंकर स्वरूप ले लेगी, और आपको इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं जिससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ्यूचर में खतरा हो सकता है। इसके अलावा आपने बात की कोलेस्ट्रॉल। देखिए कोलेस्ट्रॉल बेसिकली है एक ऐसी चीज़ जो आपके शरीर में ही डिटेन रहती है, मीन्स कुछ ऐसे जहर जिनको ना तो हमारा पेशाब बाहर निकाल पा रहा है, ना ही हमारा पसीना बाहर निकाल पा रहा है, मतलब हमारी शरीर में ही वो अंदर डिटेन रह रहा है, कुछ ऐसे जहर, कुछ ऐसे टॉक्सिन, उसको कोलेस्ट्रॉल का नाम दिया गया मॉडर्न मेडिसिन। देखिए इसके लिए मॉडर्न साइंस में इसके लिए बेसिकली हमारे घर में कुछ चीज़ें रहती है, जैसे कि छोटी इलायची। हमारे पास छोटी इलायची कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ग्रीन टी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। इनको प्रमोट कीजिए, जितना आप लोग इनको प्रमोट करेंगे आप बेसिकली आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा। और साथ में ऑयली खाना, उसको आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा अपने खान पान में उसकी कमी लाइए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रह सकें। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि हमने सिर्फ ज़िंदगी नहीं जीनी है, मीन्स हमारा जो लाइफ साइकिल है वो होना चाहिए बीमारियों से रहित। ज़िंदगी जीने का फ़ायदा कब है, जब हमारी ज़िंदगी 50 नहीं बल्कि 70-80 साल तक बिना किसी बीमारियों से हम लोग व्यतीत कर सकें। अदरवाइज़ क्या हो रहा है आजकल, 50 साल तक हम लोग ठीक होते हैं, उसके बाद आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, गैस्ट्राइटिस, आपका अल्सरेशन, आपका डायबिटिक, आपका हार्ट ब्लॉकेज, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो रही हैं। तो बेसिकली इन बीमारियों को से बचने का अगर आपने सिंपल सा तौर तरीका अपनाना है, वो आपके आयुर्वेद में वर्णित है। वो है आपका क्या, आप अपने आहार विहार को सुधारिए, दिनचर्या के नियमों का पालन कीजिए, ऋतुचर्या के नियमों का पालन कीजिए, रात्रिचर्या के नियमों का पालन कीजिए, डू एंड डोंट्स इनका भली भांति पालन कीजिए, और साथ में नेचुरल मतलब प्राकृतिक तौर तरीकों को अपनाइए। क्योंकि आयुर्वेद आने वाले समाज की एक नीड है। जैसे जैसे हमारा लाइफ साइकिल घटता जाएगा, लोगों को आयुर्वेद की तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि आज के ज़माने की सबसे बड़ी नीड है। पहले आयुर्वेद को कोई पूछता नहीं था, बीच में एक ऐसा समय आया जब आयुर्वेद गर्त में चला गया, लेकिन भारत सरकार और आयुष मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों के द्वारा आयुर्वेद निरंतर प्रगतिशील है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अंत में आप हमारे दर्शकों को बताइए कि युवाओं के लिए आयुर्वेद में करियर की क्या संभावनाएं हैं। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग पिछले 10 से 15 वर्षों में आयुर्वेद निरंतर प्रगति की तरफ अग्रसर है, लेकिन उससे पहले बीच में कुछ ऐसा टाइम आया जहाँ पे शायद या तो हमारी जो रिसर्च की फील्ड में हमारी कुछ कमी होने के कारण जितनी डेवलपमेंटल मॉडर्न साइंस की है उस रेट से हमारी डेवलपमेंट ना हो पाना, उसकी वजह से कुछ गिरावट आई। लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत तौर से अनुभव के तौर पर कह सकता हूँ कि पिछले लगभग 10-15 साल से आयुर्वेद जो आपकी साइंस है, आयुर्वेदिक जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ हैं या आयुर्वेदिक साइंस हैं, होम्योपैथिक साइंस, इसमें करियर बहुत आपका ब्राइट रहने वाला है। क्यों? लेकिन थोड़ी सी दिक्कत ये है कि आपको सोर्सेज खुद डेवलप करने पड़ेंगे। मीन्स आपको सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठना है, आपको अपने लेवल पे अपने आसपास क्या क्या आप अपने आसपास साधन जुटा सकते हैं, कौन से ऐसे आपके औषधीय पेड़ पौधे हैं जिस पे आप लोग रिसर्च करके अपने जन समाज को प्रेरित कर सकते हैं, अपनी आगे रिसर्च
कितने ऐसे आपके औषधीय पेड़ पौधे हैं जिस पे आपके आगे रिसर्च हो सकती है। भारत सरकार के द्वारा अगर आप लोग सम्मिलित प्रयासों के द्वारा अगर आप लोग चाहें तो कुछ बहुत सारी ऐसी एड्स आती रहती हैं जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की बात ले लीजिए तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आयुर्वेदिक स्कॉलर्स के लिए बहुत अच्छा जो आपका कैरियर ऑफर करती है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को खुद अपनाते हैं और लोगों में उसका प्रचार प्रसार करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग मिक्सोपैथ बनेंगे तो आपका करियर उस ग्राफ पर जाएगा, लेकिन अगर आप लोग प्योर आयुर्वेदिक चिकित्सा अपने लोगों में उसकी प्रेरणा स्रोत बनते हैं और अपने युवाओं को प्रेरित करते हैं तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा करियर है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत अगर है तो वो ये है कि आपको सोर्सेज खुद डेवलप करने पड़ेंगे, आपको रिसर्च स्कॉलर खुद बनना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो डेवलपमेंटल रेट है वो मॉडर्न जो आपकी साइंस की डेवलपमेंटल रेट से काफ़ी कम है। हमें उस गति से काम करना पड़ेगा, हमें उस तरह से गतिशील होना पड़ेगा जिस तरह से हमारी मॉडर्न साइंस काम कर रही है। अगर हम लोग उस गति से काम करते हो डेफिनेटली आगे युवाओं के लिए इसमें एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। शर्मा जी, आपका हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे विश्वास है कि हमारी दर्शक आपके द्वारा दी गई जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।